नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं एक नए अंदाज में। प्रोग्राम का नाम है नया सवेरा और मैं हूं जया सिन्हा। अगले एक घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन अपडेट्स। बताएंगे कि किस तरह से बजट सत्र के सुचारू रूप से संचालन के लिए पहले बुलाई गई है सर्वदलीय बैठक, महाकुंभ से जुड़ी कुछ खबरें, तो साथ ही दिल्ली के रण का जो घमासान है वो लगातार और भी तेज होता जा रहा है। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। संसद के बजट सत्र से पहले केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। कल से शुरू होगा सत्र, 1 फरवरी को पेश होगा बजट। दिल्ली चुनाव में प्रचार चरम पर, अमित शाह और नड्डा की जनसभाएं आज। केजरीवाल के साथ अखिलेश यादव आपके लिए करेंगे प्रचार। दिल्ली में पंजाब सरकार लिखी गाड़ी से बड़ी मात्रा में कैश और शराब बरामद। आपके बैनर पोस्टर भी मिले। भाजपा और कांग्रेस ने आप पर लगाए गंभीर आरोप। गाजा संघर्ष विराम समझौते के तहत हमास आज 3 इजरायली और 5 थाई बंधकों को करेगा रिहा। 110 फिलिस्तीनी कैदी होंगे रिहा। डोनाल्ड ट्रंप की अवैध प्रवासियों को दुनिया की सबसे खतरनाक जेल ग्वांतानामो बे में रखने की घोषणा। क्यूबा ने योजना की आलोचना करते हुए इसे बताया क्रूरतापूर्ण कृत्य। संसद का बजट सत्र कल 31 जनवरी से शुरू होगा और इससे पहले आज सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री विपक्षी नेताओं से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने पर सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। सरकार की ओर से ये जानने की कोशिश होगी कि विपक्ष किन मुद्दों पर सदन में चर्चा चाहता है। वहीं विपक्ष के नेता भी ज्वलंत मुद्दों के साथ सरकार के सामने होंगे। दरअसल कल संसद सत्र शुरू होने से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदन के सदस्यों को संबोधित करेंगी। बजट सत्र का पहला भाग 13 फरवरी को समाप्त होगा, जबकि सत्र का दूसरा भाग 10 मार्च को शुरू होगा और 4 अप्रैल 2025 तक चलेगा। तो 1 फरवरी को पेश होगा आम बजट। विपक्षी नेताओं के साथ बैठक, तमाम मुद्दों पर आज राय रखी जाएगी। संवाददाता राजेश राज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त और जानकारी के साथ। तो सरकार ने बुलाई है सर्वदलीय बैठक। राजेश, किन मुद्दों के छाए रहने की उम्मीद है विपक्ष की ओर से? जया, हर हाल में भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है, रूलिंग पार्टी एनडीए के नेतृत्व वाली जो सरकार चल रही है, उस सरकार की कोशिश होगी कि फ्लोर मैनेजमेंट के जरिए कहीं ना कहीं सदन में सब कुछ ठीक ठाक चलाया जाए। लेकिन विपक्ष का जो रवैया अब तक रहा है, उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि विपक्ष हर हाल में चाहेगी कि वो सरकार को घेरे। और शायद यही वजह है कि बजट सत्र से ठीक पहले जो है संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बिल्कुल, तो यहाँ पर कोशिश होगी विपक्ष की कि तमाम मुद्दों को यहाँ पर उठाए, लेकिन एक तरह का फ्लोर मैनेजमेंट की कोशिश होगी यहाँ पर सरकार की। और बहुत महत्वपूर्ण है कि जो ये बजट सत्र है वो सुचारू रूप से चले और इसी कवायद में, इसी कोशिश में सरकार यहाँ पर विपक्ष के साथ बातचीत करने की यहाँ पर एक रख रही है। राजेश राज हमारे साथ जुड़े हुए। राजेश, कई मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष यहाँ पर सरकार के सामने अपना रखना चाहेगा। वक्त क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है? तो सर्वदलीय बैठक यहां पर बुलाई है। बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। आम बजट पेश होगा और इसको लेकर किस तरह से संसद में जो तमाम जनता से जुड़े मुद्दे हैं वो यहां पर सुचारू रूप से रखे जाएं और उसको लेकर एक आम सहमति बनाने का प्रयास यहां पर सरकार की ओर से है। और इसी के चलते यहां पर सर्वदलीय बैठक यहां पर बुलाई गई है संसद के बजट सत्र से पहले सरकार की ओर से। अब विपक्ष का क्या रवैया होने जा रहा है इस पर सभी की नजर होगी। लगातार हमने देखा कि पहले भी हंगामेदार सत्र रहा है जो बीता सत्र था। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि एक तरह का फ्लोर मैनेजमेंट यहां पर हो सरकार की ओर से और आम सहमति बनाने का प्रयास। राजेश राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी राजेश।
जी राजेश, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, आपकी आवाज मिल रही है। मेरी बात अधूरी रह गई थी, मैं जी। आपको पूरा करना चाहूंगा कि आज संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जो लोकसभा और राज्यसभा में दोनों सदनों में जो फ्लोर लीडर्स हैं तमाम सियासी दलों के, उनकी बैठक आज बुलाई गई है। और यह बैठक कहीं ना कहीं संसद सत्र से ठीक पहले बुलाने की एक परंपरा रही है। सत्ता पक्ष के द्वारा यह कोशिश रहती है कि वो विपक्ष के तमाम जो लीडर्स हैं उनको साथ कर सदन को चलाने की कोशिश की जाए। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है जया, कि इन बैठकों में, चाहे बीएससी की बैठकों में भी तमाम विपक्ष के जो सदस्य हैं वो आते हैं, सरकार के साथ अपने सुर में सुर मिलाते हैं, रचनात्मक सहयोग का वायदा करते हैं। लेकिन जब सदन की कार्रवाई चलाने की बात होती है तो विपक्ष का रवैया कहीं ना कहीं नकारात्मक दिखाई पड़ता है, जो डेमोक्रेसी में कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें खींचता है। लेकिन यह जो सत्र है, यह बजट सत्र है, काफी महत्वपूर्ण सत्र है। और बजट सत्र का जो पहला हिस्सा है वो बहुत छोटा हिस्सा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण से 31 जनवरी को इस सत्र की शुरुआत होगी और दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी और चर्चा का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं दोनों सदनों में आकर देंगे। तो यह कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए भी एक बड़ा मौका होगा कि वो सत्ताधारी पार्टी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान उनको घेरने की कोशिश करें और तमाम जो समस्याएं देश में हैं उनको रेज करने की कोशिश करें। लेकिन बजट का जो दिन है वो 1 फरवरी का दिन है, वो बहुत महत्वपूर्ण दिन होगा और सरकार क्या कुछ बजट में लेकर आती है इस पर तमाम लोगों की नजरें टिकी रहेंगी। तो हम कह सकते हैं कि बजट सत्र का जो पहला हिस्सा है ये छोटा जरूर है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण। बिल्कुल, ये छोटा जरूर है और उम्मीद करें कि इसके लिए ज्यादा विपक्ष की नाराजगी भी सामने नहीं आएगी। लेकिन फिर भी क्या कुछ मुद्दे हैं आपको लगता है जो विपक्ष इस वक्त अपने मन में ठान के बैठा है? देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा मुझे दिखाई पड़ रहा है कि आज जेपीसी जो वक्फ बोर्ड के लिए जो जेपीसी का गठन किया गया था उसकी रिपोर्ट भी आज 11 बजे संसद के लोकसभा स्पीकर के पास जगदम्बिका पाल जो उसके चेयरमैन है वो पेश करेंगे। और उसमें आपने देखा कि जो विपक्षी सांसद है 10 सांसदों को एक दिन के लिए निलंबित भी किया गया था। विपक्ष के सदस्य इन बातों को लेकर हाय तौबा मचाने की कोशिश जरूर करेंगे, सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे कि वक्फ बोर्ड पर जो जेपीसी बनी है उस जेपीसी में जो है वो तमाम लोगों से राय आमंत्रित किए गए थे। और जगदम्बिका पाल ने लगभग जो जानकारी मिल पा रही है कि 30 से 35 बैठकें जो है वो इसके लिए की गई हैं। इसके बावजूद विपक्ष जो है वो संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है, रजामंद नजर नहीं आ रहा है। तो इस मुद्दे की गूंज कहीं ना कहीं संसद में सुनाई पड़ सकती है। और इसके अलावा जो देश में समसामयिक मुद्दे हैं उन मुद्दों पर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करेगा। लेकिन बजट सत्र के पहले हिस्से में ये मौके बहुत कम हाथ लगेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी है और बजट पर भी सरकार की कोशिश होगी कि चर्चा जो है उसको शुरू करा ली जाए। तो मौके कम होंगे लेकिन विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिशों में जरूर जुटेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के। तो अभी फिलहाल सभी की नजर है बजट सत्र पे, क्या कुछ पिटारे से निकलने वाला है सरकार की ओर से जनता के लिए, तो उसी पर सभी की नजर होगी। आइए अब बात करते हैं अगली खबर की। तो जिस वक्फ संशोधन विधेयक पर बनी, जिस पर बात हो रही थी, उस पर बनी जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल आज सभी सदस्यों के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलेंगे और उन्हें ड्राफ्ट रिपोर्ट और संशोधित विधेयक सौंपेंगे। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर लंबे समय से मंथन चल रहा है। बुधवार को संसद की संयुक्त समिति की बैठक खत्म हो गई है। समिति ने 656 पन्नों की मसौदा रिपोर्ट और संशोधित विधेयक को बहुमत से स्वीकार कर लिया। संशोधित बिल और ड्राफ्ट रिपोर्ट के पक्ष में 14 और विपक्ष में 11 वोट पड़े। विधेयक को 31 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में पारित किया जा सकता है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में पेश किया था और इसे 8 अगस्त 2024 को संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी को भेजा गया था। इस विधेयक का उद्देश्य 1995 में बने वक्फ अधिनियम में संशोधन करना है, ताकि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और विनियमन से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सके। तो वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी की रिपोर्ट आज सौंपी जाएगी और वक्फ विधेयक पर जो जेपीसी की रिपोर्ट है इसमें पक्ष में 14 और विपक्ष में 11 वोट पड़े। यानी कि जिस तरह का घमासान यहां पर विपक्ष की ओर से काटा गया उसके बावजूद 14
पक्ष में और 11 विपक्ष में वोट यहाँ पर पड़े हैं। तो यहाँ पर ये सर्वसम्मति से इस पर सहमति बनी है और ये रिपोर्ट आज सौंपी जाएगी और सभी की निगाहें हैं इस रिपोर्ट पर। 656 पन्नों की ये रिपोर्ट है जो आज लोकसभा अध्यक्ष को सौंपी जाएगी। संवाददाता ऋषि कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए और जानकारी के साथ। ऋषि, यहाँ पर जिस तरह से लगातार खबरें भी आ रही थी कि विपक्ष का खासी नाराजगी रही और काफी घमासान भी उन्होंने मचाया, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर 14 जो है वो मत पक्ष में पढ़े और अब ये रिपोर्ट सौंपी जा रही है। ये जो पूरा इसका जो प्रोसेस रहा जेपीसी की, कुछ और क्या खास बातें रही इसकी? देखिए, जैसे कि जेपीसी का मंतव्य था कि इसमें सभी पक्षों को सुना जाए और उनकी बातचीत को समाहित करके एक ऐसी रिपोर्ट तैयार की जाए जिससे कि संसद में जो गतिरोध हुआ था, जो विरोध हुआ था, उन सबको समाहित करके एक कंसेंसस बनाई जाए। लेकिन जिस तरीके से जेपीसी की बैठक के दौरान विपक्ष की जो भूमिका रही, उनकी भूमिका सकारात्मक न होकर कंप्लीटली कह सकते हैं कि वो विशुद्ध रूप से हंगामा और शोर शराबे पे ज्यादा उन्होंने फोकस किया, ना कि कोई कंस्ट्रक्टिव सजेशंस देकर। जहां तक बात करें जेपीसी की तमाम बैठकों के दौरान, ये देखने को मिला कि विपक्ष के सांसदों के द्वारा हिंसात्मक घटनाओं तक को वहां पर अंजाम दिया गया, कांच की बोतलें तोड़ी गईं और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विपक्ष किस तरीके से इन जेपीसी की बैठकों को अंजाम देना चाहता था। कुल मिलाकर सरकार की सरकार को सौंपी जाने वाली रिपोर्ट के बाद इसमें ये बात तय है कि इस विधेयक को अब इसी आगामी जो बजट सत्र है इसमें लाया जाएगा और ये जो रिपोर्ट है आज इसको लोकसभा अध्यक्ष को सौंपे जाने की पूरी संभावना है। और जैसे कि हम जानते हैं इसका समय भी मुकर्रर किया गया था कि इसको जो आगामी बजट सत्र होगा या जो भी बजट सत्र आगामी सत्र होगा उसमें इसको उसके सत्र के पहले दिन इसको सौंपा जाना है, शुरुआत के से पहले। तो इसमें एक सबसे बड़ी जो बात यह है कि इसमें जो तमाम संशोधन लाए गए, जो तमाम ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से जो सत्ता बिल्कुल ऋषि, ये भी बात है कि कुछ बदलाव भी किए गए हैं, नए प्रस्ताव भी इसमें जोड़े गए हैं। कई ऐसे तमाम प्रस्ताव हैं जो इसमें समाहित किए गए हैं। विपक्ष का सबसे बड़ा जो आरोप था कि इसमें जो जिला कलेक्टर है उनको असीमित अधिकार दिए गए हैं। बड़ा हंगामा हुआ था इस बात को लेकर कि क्या एक कलेक्टर सब कुछ तय करेंगे। इसको जेपीसी में इसको बदला गया है और जो ट्रेजरी बेंचेस है, सत्ता पक्ष के जो सांसद थे, उन्हीं की तरफ से प्रस्ताव लाया गया कि कलेक्टर की बजाय किसी सचिव को या किसी पदेन अध्यक्ष के तौर पर किसी भी सचिव को बनाया जाए और इसकी जो नियुक्ति है वो राज्य सरकार के द्वारा हो। यानी कि हम जानते हैं कि देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें हैं और उनके जो सरकारों के द्वारा जब ये नियुक्ति होगी तो उस तरीके का आरोप लगाना भी मुश्किल होगा। दूसरा ये होगा कि इसके जो अन्य जो प्रावधान है जिसमें कि जो बड़े संगठन है, जो संस्थाएं हैं, जो एनजीओज हैं, उनको वक्फ के दायरे से बाहर रखा जाएगा और जो तमाम अन्य जो मुस्लिम संगठन हैं, चाहे वो बहावी हो या अन्य हो, उनको भी कुछ रियायत दी गई है। तो ऐसे तमाम ऐसे संशोधन हैं, प्रस्ताव हैं जो कि इस रिपोर्ट के माध्यम से दिया जाएगा और उसके बाद इन प्रस्तावों को समाहित करके सरकार एक बिल के रूप में, संशोधित बिल के रूप में एक बार फिर से सदन में लाएगी। हम जानते हैं कि इस बिल को पारित कराने के लिए दोनों ही सदनों में सिर्फ और सिर्फ साधारण बहुमत की जरूरत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, फिलहाल जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो वक्फ संशोधन बिल पर जो जेपीसी रिपोर्ट बनी है वो आज सौंपी जाएगी और इस पर लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल नया सवेरे में अगर खबरों में आगे बढ़े तो टेरर फंडिंग मामले के आरोपी और सांसद इंजीनियर रशीद ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर संसद के आगामी बजट सत्र में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है। इस याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। रशीद इंजीनियर ने 31 जनवरी से 4 अप्रैल तक संसद के सत्र में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है। इससे पहले हाईकोर्ट ने 23 जनवरी को इंजीनियर रशीद की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए एनआईए को नोटिस जारी किया था। इंजीनियर रशीद ने नियमित याचिका दायर कर पटियाला हाउस कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। याचिका में हाईकोर्ट से मांग की गई है कि उनकी जमानत याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए नया सवेरा के साथ। सब ड्रामा है। हिमाचल में गारंटी दी थी
कि महिलाओं को हर महीने 1500 देंगे। कोई वादा पूरा नहीं किया। अभी की दिल्ली सरकार भी ऐसी है। पंजाब में भी झूठ बोला। तो और क्या ऑप्शन है? मोदी जी की डबल इंजन सरकार हमारे यूपी की तरह, एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, असम और लगभग पूरे देश में मोदी जी ने वादे पूरे किए। अगर दिल्ली में भी उनकी सरकार लानी है तो 5 फरवरी मौका है। विकसित दिल्ली मोदी की गारंटी। 5 फरवरी को कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद स्वागत है और आइए बात कर लेते हैं दिल्ली विधानसभा के चुनावों से जुड़ी खबरों पर नजर डालें तो दिल्ली विधानसभा के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। सभी पार्टियां जनता को लुभाने की पुरजोर कोशिश में लगी हुई हैं। गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज रोहिणी, वजीरपुर, शालीमार बाग और नई दिल्ली विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में 4 जनसभाएं करेंगे। रक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह आज दिल्ली कैंट और विश्वासनगर में 2 जनसभाएं करेंगे। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी जनसभा को संबोधित करेंगे और भाजपा उम्मीदवार को भारी मतों से जीत दिलाने की जनता से अपील करेंगे। बिजवासन से भाजपा विधानसभा उम्मीदवार कैलाश गहलोत आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और क्षेत्र के मुद्दों को जनता और मीडिया के सामने रखेंगे। वहीं चुनाव प्रचार में सपा आपका साथ देगी। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और सपा नेता अखिलेश यादव का उत्तरी दिल्ली में रोड शो का कार्यक्रम है। इसके अलावा कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भी जनादेश को साधने के लिए डोर टू डोर प्रचार अभियान चला रहे हैं। तो दिल्ली में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार इस वक्त जारी। तमाम दिग्गज नेता, स्टार प्रचारक विभिन्न पार्टियों के इस वक्त मैदान में हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, राष्ट्रीय राजधानी में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। इसी बीच दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस टीम ने कोपर्निकस मार्ग पर पंजाब सरकार लिखी संदिग्ध गाड़ी से भारी मात्रा में नकदी और शराब बरामद की। तलाशी के दौरान गाड़ी से 8 लाख रुपए नकद, शराब की कई बोतलें और आम आदमी पार्टी के पोस्टर और बैनर मिले हैं। इस संबंध में तिलक मार्ग थाने में मामला दर्ज किया गया है। जैसे ही ये गाड़ी पकड़ी गई, सियासी घमासान तेज होने लगा। इस मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को घेरा है। और दिल्ली में संदिग्ध वाहन में नोटों के बंडल और शराब मिलने पर भाजपा ने आम आदमी पार्टी को घेरा। कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार रमेश विदुड़ी ने कहा कि पंजाब में आपकी सरकार है और गाड़ी से नोटों के बंडल और शराब बरामद होने के बाद केजरीवाल की पोल खुल चुकी है। भाजपा नेता ने कहा कि केजरीवाल को अब दिल्ली की जनता ही जवाब देगी। शराब बांटने आएंगे, शराब ले लेना, वोट मुझे देना। नोट बांटने आएंगे, नोट ले लेना, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और पंजाब की गाड़ी में नोटों की गड्डियां और केजरीवाल का सामान मिला है और शराब की पेटियां मिली हैं, तो केजरीवाल जी अपने गिरबान में झांक कर और देख कर बताएं अब कि अब दिल्ली के लोगों को क्या करना चाहिए। तो इसीलिए केजरीवाल जितने पहले एक्सपोज हो गए भ्रष्टाचार में, उससे भी ज़्यादा और चुनाव में किस प्रकार से वो गंद करना चाहते हैं, लोकतांत्रिक लोगों के हकों को खरीदने की कोशिश केजरीवाल जी कर रहे हैं, तो उसका जवाब दिल्ली के लोगों को जरूर देंगे निश्चित रूप से। दिल्ली में पंजाब सरकार वाला संदिग्ध वाहन मिलने पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा कि मैंने पंजाब के वाहनों और पंजाब पुलिस द्वारा दिल्ली में बहुत सारा पैसा लाने के बारे में एलजी को पत्र लिखा था। वह दावा सही साबित हुआ। पुलिस को पंजाब भवन पर छापा मारना चाहिए। 20-25 दिन पहले एलजी साहब को चिट्ठी भी लिखी थी कि पंजाब की गाड़ियां, पंजाब पुलिस की गाड़ियां, पंजाब की गाड़ियां बहुत पैसा लेकर दिल्ली आ रही हैं। तो ये बात आज एक तरीके से प्रूव हो गई।
चुनाव में कोई भी सरकारी बंगला, सरकारी रेस्ट हाउस आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ ये कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, ये मेरी समझ के परे है। मुझे तो ये लगता है कि अगर ये इस तरीके का एविडेंस बाहर मिला है कि पंजाब की गाड़ियां में शराब की बोतलें और पैसा मिला है, कई जगहों पे शराब की बोतलें बांटते हुए आम आदमी के लोग पकड़े गए हैं, तो पुलिस को सीधे सीधे पूरे पंजाब भवन में रेड करनी चाहिए और देखना चाहिए कि उनके कमरों में क्या क्या छुपा हुआ है। दिल्ली चुनाव से ठीक पहले इस बरामदगी से इस मामले पर राजनीतिक विवाद तेज होने लगा है। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने इस मामले को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सवाल पूछा कि पंजाब सरकार की गाड़ी नई दिल्ली इलाके में इतनी शराब और इतना कैश लेकर कहां घूम रही है। ये गाड़ी जहां पकड़ी गई वो तो अरविंद केजरीवाल जी का चुनाव क्षेत्र है। तो अहम सवाल यहां पर पूछती हुई स्वाति मालीवाल, दिल्ली चुनाव से पहले संदिग्ध वाहन में नोटों के बंडल और शराब बरामद मामले पर आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने इसे हास्यास्पद आरोप बताया। आप नेता ने कहा कि पंजाब सरकार की ओर से ये स्पष्टीकरण जारी करते हुए बताया गया है कि ऐसी नंबर प्लेट वाली कोई भी कार पंजाब सरकार की है ही नहीं। देखिए, बहुत ही हास्यास्पद आरोप है ये। पंजाब गवर्नमेंट ने भी अभी इशू कर दिया है कि इस नंबर की कोई भी कार पंजाब सरकार के पास ना कभी थी और ना है। इस कार की एंट्री कभी भी पंजाब भवन के अंदर नहीं पाई गई। जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा है उसमें अगर आप ऑनलाइन चेक करेंगे, हमने चेक करवाया, तो वो रजिस्ट्रेशन एक फोर्ड इको स्पोर्ट का है, जबकि ये एक क्रेटा के ऊपर लगा हुआ है। और यमुना को जहरीली बताकर सुर्खियों में आए आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने कल चुनाव आयोग को अपना जवाब सौंप दिया, जिसमें केजरीवाल ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि दिल्ली के लोगों को स्वच्छ पानी पीने का अधिकार है। आयोग से अपने जवाब में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस मामले में हरियाणा अधिकारियों के साथ हस्तक्षेप कर अधिक से अधिक पानी दिल्ली को दिलाने की उनकी मांग को आगे बढ़ाया जाए। साथ ही उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए शांति भंग के आरोपों को खारिज करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के तमाम आदेशों का भी जिक्र किया है। साथ ही अपनी बात को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के दायरे में रखने की कोशिश की है। केजरीवाल की मीडिया में आए इस कथित पत्र पर अभी चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया आना बाकी है। तो ईसी को केजरीवाल ने अपना जवाब दे दिया है। संवाददाता निशांत कुमार राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। आइए निशांत से बात करते हैं। निशांत, सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के रण की, यानी कि दिल्ली का जो चुनाव प्रचार है इस वक्त जोर शोर से है। तमाम दिग्गज जो नेता है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के आज मैदान में नजर आएंगे वोटर्स को लुभाने में। किस तरह से रैलियों का रेला नजर आएगा आज दिल्ली में? देखिए, दिल्ली में लगातार रैलियों का रेला नजर आ रहा है। सबसे पहले बात करें आम आदमी पार्टी की, तो अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी दोनों ने पूरी तरीके से मोर्चा संभाला हुआ है। और कांग्रेस की बात की जाए तो राहुल गांधी भी दिल्ली के चुनावी समर में कूद चुके हैं और साथ में कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता भी अलग अलग इलाकों में रैली कर रहे हैं। वहीं बीजेपी से अगर बात की जाए अगर आज की, तो देवेंद्र फडणवीस चुनावी समर में आज दिल्ली में नजर आएंगे, राजनाथ सिंह चुनावी समर में नजर आएंगे। इसके अलावा कई सारे बाहरी राज्यों के नेता जो हैं वो चुनावी समर में नजर आएंगे। नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री वो दिल्ली में आज नजर आएंगे, जगह जगह उनकी भी रैलियां हैं। इसके अलावा बीजेपी के भी दिग्गज अगर स्टार कैंपेनर की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में कल उन्होंने रैली की थी। इसके अलावा अमित शाह लगातार रैली और रोड शो कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दिल्ली में लगातार रैलियां की थी। तो कहा जा सकता है कि तीनों ही राजनीतिक दलों की तरफ से पूरी जोर आजमाइश चल रही है और दिल्ली के चुनाव जिस तरीके से नजदीक आ रहे हैं उसी तरीके से राजनीतिक दलों के जो कार्यकर्ता हैं रैली से लेकर डोर टू डोर कैंपेन करना उन्होंने शुरुआत कर दी है। और इस बार दिल्ली का जो पूरा मुकाबला है वो त्रिकोणीय नजर आ रहा है और आम आदमी पार्टी जिस तरीके के तमाम दावे कर रही है उतने ही दावे कांग्रेस और बीजेपी की ओर से भी किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुद्दे क्या चल रहे हैं, जिसमें अगर बात की जाए यमुना की, और यमुना को
को लेकर हमने देखा है कि पिछले 3 दिनों से अगर दिल्ली में सियासत चुनाव से पहले किसी एक मुद्दे पर हो रही है तो यमुना सफाई पर, क्योंकि खुद दिल्ली में पिछले 10 साल से ज्यादा में सत्ता में रही आम आदमी पार्टी ने एक गंभीर आरोप लगाया है बीजेपी की हरियाणा की सरकार पर और कहा है कि वहां से पानी में जहर मिलाया जा रहा है, जिस पर चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण भी मांगा। अरविंद केजरीवाल ने स्पष्टीकरण भी दिया, लेकिन नरसंहार जैसे शब्दों का प्रयोग करके कहीं ना कहीं राजनीतिक जो मर्यादा है उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं बीजेपी के द्वारा भी और कांग्रेस के द्वारा भी। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये स्पष्ट कर दिया कि ना तो ये हमारे संस्कारों में है और ना इस तरीके की संवेदनहीनता खासकर भारतीय समाज में कभी देखी गई है। बिल्कुल, तो सवाल यहाँ पर काफी उठ रहे हैं जिस तरह के बयान इस वक्त अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं निशान, लेकिन जिस तरह के दावे भ्रष्टाचार को लेकर वो शुरुआत से जो कस्में खाते आए हैं उसकी भी कहीं ना कहीं पोल साफ तौर पर खुल रही है। जिस तरह से कार में कैश मिला है उस मुद्दे को लेकर अभी क्या कुछ आगे बढ़ती नजर आई है? साफ तौर पर पंजाब सरकार की कार में कैश और शराब बरामद की गई है। देखिए, उस पर आम आदमी पार्टी की ओर से सफाई जरूर दी गई है। उनका कहना है कि चूंकि ये गाड़ी जो है ये पंजाब सरकार में इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, पंजाब सरकार की ये गाड़ी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद सवाल ये उठता है कि आखिर ये गाड़ी पंजाब भवन के पास क्या कर रही थी और इस गाड़ी में इतना लिकर और इतना कैश आखिर किसने रखा है। दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग दोनों इस मामले की जो है वो जांच कर रहे हैं। जांच के बाद स्पष्ट रूप से कुछ कह पाना संभव होगा, लेकिन जो शुचिता की राजनीति की बात करके अरविंद केजरीवाल ने राजनीति में आए थे और लगातार उसी आज वो दौर है कि उसी भ्रष्टाचार की राजनीति के नाम पर विपक्ष अरविंद केजरीवाल को घेर रहा है। जो अरविंद केजरीवाल तमाम नेताओं के नाम की लिस्ट लेके घूमा करते थे और सार्वजनिक मंचों पर उनका नाम की घोषणा करते थे, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, आज वो तमाम नेता जो सियासत में मौजूद हैं वो अरविंद केजरीवाल से भी वही सवाल दोहरा रहे हैं जो एक दौर में अरविंद केजरीवाल सवाल पूछा करते। तो और ये 10 साल से ज्यादा की एंटी इनकम्बेंसी भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नजर आ रही है। हालांकि उनकी पार्टी और उनकी ओर से लगातार सफाई दी जा रही है और तय दिल्ली की जनता को करना है, जो कि 5 तारीख को जनता तय करेगी। बिल्कुल निशांत, यहाँ पर जो यमुना को लेकर जो बयानबाजी उन्होंने की है इसी के सामने उन्होंने अपना जवाब दाखिल कर दिया, लेकिन जिस तरह की प्रतिक्रियाएं इस वक्त सामने आ रही है उसको लेकर भी काफी गंभीर रूप से घिरते नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने बयान क्या दिया था और उन्होंने जवाब क्या दिया है, दोनों में अभी तक फर्क नजर आ रहा है। बयान उनका था कि हरियाणा सरकार नरसंहार कराना चाहती है, जवाब में उन्होंने कहा है कि पानी में अमोनिया की मात्रा ज्यादा है। दोनों चीजों में बहुत ज्यादा फर्क है। अगर अरविंद केजरीवाल का यही बयान होता कि पानी में अमोनिया की मात्रा ज्यादा है तो शायद ये विवाद नहीं होता। दूसरी तरफ चुनाव आयोग अब चूंकि उन्होंने इस पूरे बयान को स्पष्टीकरण मांगा है, वो क्या कार्रवाई कर सकता है, जिसमें पहली कार्रवाई है कि अरविंद केजरीवाल ने जो जवाब दिया है और चुनाव आयोग को लगता है कि वो जवाबों में पर्याप्त सबूत नहीं है जो उन्होंने बयान दिया था, हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल पर प्रचार करने के लिए कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाए। दूसरी तरफ अगर हरियाणा जल बोर्ड चाहे तो इन पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कर सकता है, जिस तरीके से इन्होंने बयान दिया है। तो देखने वाली बात यह होगी कि अभी चुनाव आयोग को चूंकि उन्होंने आरोप का जो जवाब दिया है, चुनाव आयोग उससे कितना सहमत होता है या नहीं होता है, और दूसरी तरफ हरियाणा की ओर से अब इस बयान पर क्या कार्रवाई की जाती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया निशांत फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यह बात हो करप्शन की, बात हो भ्रष्टाचार की या फिर मनगढ़ंत अनगलत आरोपों की, अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली चुनाव को लेकर डीडी न्यूज ने खास कार्यक्रम दाव दिल्ली का आयोजन किया। हमारे इस डीडी डायलॉग में अलग अलग राजनीतिक दलों के बड़े चेहरे शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने केजरीवाल सरकार पर दिल्ली की जनता से वादा खिलाफी का आरोप लगाया है, साथ ही कांग्रेस की जीत का दावा किया है। उन्होंने दिल्ली चुनाव पर डीडी न्यूज से की खास पहल की उन्होंने सराहना भी की। संदीप दीक्षित जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सर, नई दिल्ली सीट वो सीट है जिस पे आपकी माताजी लड़ा करती थी, 15 साल की उनकी सरकार रही। आज वो शख्स आपके सामने खड़े हैं जिन्होंने ना सिर्फ आपकी माताजी की अब उस सीट से वहाँ से हराया, बल्कि कांग्रेस सरकार को भी उन्होंने वहाँ से हटाया। कितना मुकाबला उस प्रकार से आप देख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ उन्होंने कहा भी है आपकी माताजी के बारे में, तो ये करेक्ट किस प्रकार से आप देख रहे हैं चुनाव? देखिए, है जो उन्होंने बहुत बातें कही और भद्दापन भी बहुत इस्तेमाल किया, पर चलिए जनता ने जिसको चुना चुना।
हमें तो ये लग रहा है कि इनको 10 साल मिले थे विधायक के रूप में, और वो एनडीएमसी के मेंबर भी रहे, एज ए विधायक, चीफ मिनिस्टर भी रहे, तो कुछ अद्भुत तो करना चाहिए था ना। नई दिल्ली इस समय करा रही है कि कोई काम नहीं हुआ। उसको एक विधायक मिला जो कभी आता नहीं है, सामान्य रोज़मर्रा की काम नहीं करता है, बस हाँ लोग कुछ कहते हैं ये फ्री दे दिया, वो फ्री दे दिया, वो भी नई दिल्ली में अप्लाई नहीं करता है। वो यहाँ बिजली भी फ्री नहीं है, पानी भी फ्री नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो पॉजिटिव या सकारात्मक हो केजरीवाल के लिए। दूसरी बात यह है सर कि कांग्रेस पे लगातार ये बातें आरोप लगा रहा है कि चाहे वो हिमाचल की बात हो या फिर कर्नाटक की बात हो, कि दावे होते हैं, वादे होते हैं, और इसके बाद बजट को लेकर के कैलकुलेशन नहीं हो पाती है। तो आपने कोई कैलकुलेशन इस प्रकार लगाया है जो वादे लगातार कांग्रेस कर रही है, सत्ता पे आने के बाद क्या सीधी बात, हमने देखा है कि दिल्ली का जो टैक्स कलेक्शन है वो बिल्कुल खत्म हो गया। अरविंद केजरीवाल के अगर आप टैक्स कलेक्शन ले लें पिछले 10 साल में, और उसी टैक्स कलेक्शन को शीला जी के समय के ग्रोथ से कंपेयर करते तो लाख सवा लाख करोड़ का लॉस है दिल्ली सरकार का। तो अगर हम समझ लो 10 से 15 हज़ार करोड़ हर महीने हर साल ज़्यादा इकट्ठा कर रहे हैं, तो हमारी जो स्कीम्स हैं वो उसी में एडजस्ट हो जाती है। तो सिंपल है कि अगर हम ज़्यादा ऑनेस्टली टैक्स कलेक्ट करेंगे, बहुत सी ऐसी चीज़ें अन्यथा जो ये लोग देते हैं उसको हम कंट्रोल करेंगे, ज़्यादा अपनी संस्थाओं को एफिशिएंटली रन करेंगे, तो हम जो अपने वायदे पूरे कर पाएंगे। और नई दिल्ली सहित पूरे दिल्ली में क्या देख रहे हैं, क्या मन है दिल्ली का? दिल्ली का तो मुझे मन ये है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो मुझे पूरी आशा है कि जब मुख्यमंत्री बनेगा तो कांग्रेस का ही कोई विधायक बनेगा। एक छोटा सवाल, दिल्ली में आप कॉन्क्लेव में आए हैं, डीडी न्यूज़ में, कैसा लगा? अच्छा लगा, वेरी गुड। बहुत दिनों बाद आना हुआ और मुझे लगता है फॉर्मेट बहुत अच्छा था, टेक्नोलॉजी अच्छी थी, एटमॉस्फेयर रिलैक्स था, एक इनकरेज किया उसने आपको अपनी बातें रखने का। आप मतलब एक जिसको कहते हैं टफ सवाल भी पूछे, बट ओवरऑल बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। तो संदीप दीक्षित जी कह रहे हैं कि दिल्ली में कांग्रेस को इस बार दिल्ली का मन है कि वो जिताएगी, लेकिन फिर वही बात है कि 5 तारीख तो जनता अपना मतदान करेगी, साथ ही साथ 8 तारीख को पता चलेगा कि जीत का जो ताज है वो किसके सर चढ़ने वाला है। कैमरामैन सनी कालरा के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो डीडी डायलॉग में शिरकत की तमाम बड़े नेताओं ने। और आइए अब बात दिव्य भव्य महाकुंभ की। प्रयागराज में महाकुंभ का आज 18वां दिन है। कल मौनी अमावस्या के मौके पर 7,64,00,000 श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। मकर संक्रांति के बाद मौनी अमावस्या के दिन कल सबसे ज्यादा संख्या में श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। आंकड़ों के मुताबिक कल रात 8 बजे तक 27,58,00,000 लोगों ने संगम में स्नान किया। वहीं मेला क्षेत्र में संगम तट पर ही भगदड़ को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया कि ये घटना दुखद है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख की आर्थिक सहायता देने की बात की है। उन्होंने कहा कि मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सहित जितनी भी अन्य व्यवस्थाएं हो सकती थीं वहां पर तैनात की गई थी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि आगामी 3 फरवरी को बसंत पंचमी के अवसर पर अमृत स्नान होना है। ऐसे में मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक आज मेला क्षेत्र की व्यवस्थाओं की समीक्षा करें और सुरक्षा सुविधा से जुड़े हर बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। तो मौनी अमावस्या के दिन करीब 7,64,00,000 श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। संवाददाता अश्विनी मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे प्रयागराज से इस वक्त। आइए आपको ले चलते हैं महाकुंभ। अश्विनी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से व्यवस्थाओं की बात लगातार हो रही है, अब सारा जोर ये है कि जो अगला अमृत स्नान है उसको लेकर कोई भी चूक ना रहे। किस तरह से इस वक्त मेला क्षेत्र में आप देख रहे हैं, अभी भी हम जैसे प्रतीत हो रहा है काफी कोहरा है, ठंड है, तो ऐसे में किस तरह से वहां पे व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं, क्योंकि करोड़ों श्रद्धालुओं का लगातार आना जारी है? निश्चित तौर से जया, हम ये दृश्य दिखाना चाहेंगे जो लोगों के आने का सिलसिला शुरू हुआ है पौष पूर्णिमा से 13 जनवरी से, वो अनवरत जारी है। अभी भी मेला क्षेत्र में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं। कल तकरीबन 7,64,00,000 से ज्यादा, आप मान सकते हैं कि 8 करोड़ के आसपास लोगों ने स्नान किया है। इसके पहले मौनी अमावस्या से ठीक एक दिन पहले 4 करोड़ के आसपास लोगों ने स्नान किया था। स्थितियां ये बनी कि जो 4 करोड़ के आसपास लोग पहुंचे, उनकी चाहे वो लालसा कहें चाहे लालच कहें, सबके मन में ये था कि हम अमृत स्नान भी कर लें, मौनी अमावस्या का स्नान कर लें। लोग मेला क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए
जो व्यवस्थाएं थी उनका उपयोग करने के बजाय मेला क्षेत्र में ही डटे रहे, वहीं बंधे रहे और उसके बाद धीरे धीरे संगम दोष पर वो कंजेशन बढ़ता गया। हर किसी की कोशिश थी कि हम संगम दोष पहुंचे, स्नान करें। तो 4 करोड़ के आसपास उस दिन के और 8 करोड़ की जो आप कल शाम तक का बता रहे हैं लोगों का कंजेशन, तो सुबह का जो कंजेशन रहा, वो रात का कंजेशन रहा, वो अप्रत्याशित था संगम दोष पे। अब इस हादसे से सीख लेते हुए प्रशासन ने पूरी व्यवस्था ये कर रखी है कि आसपास के जितने जिले हैं वहां से पिछले 24 घंटों से लेकर सभी गाड़ियों का आवागमन रोका जा चुका है, रूट डाइवर्ट किए जा चुके हैं, चाहे वो सुल्तानपुर हो, जौनपुर हो, प्रतापगढ़ हो, यहाँ रीवा के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में जाने वाले इलाके हो, कौशाम्बी का क्षेत्र हो, पूरे क्षेत्रों के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस के जोन अधिकारी हैं, उनसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बातचीत की है, दिशा निर्देश दिए हैं। सभी जितने हाईवेज के किनारे के लगभग 100 किलोमीटर तक के प्राइमरी स्कूल हैं, वहां पर भी लोगों को अस्थायी तरीके से, वाहनों का अस्थायी तरीके से रोकने की व्यवस्था की गई है। 3 तारीख को जो बसंत पंचमी का अमृत स्नान होगा, उसके लिए किसी तरीके की कोताही न हो, इसके लिए भीड़ के असेसमेंट के लिए, आकलन के लिए ड्रोन का प्रयोग किए जाने की बात कही जा रही है, एआई के प्रयोग किए जाने की बात की जा रही है। लेकिन आप ये दृश्य देखें, जिस तरीके से अभी धुंध है, जिस तरीके से अभी सुबह है, अनवरत 24 घंटे संगम में स्नान की प्रक्रिया, गंगा में स्नान की प्रक्रिया लोगों की जारी है। रेलवे ने विशेष इंतजाम किए हैं कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वार रूम जाकर खुद रेल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया, असेसमेंट किया। उसके बाद 200 से अधिक ट्रेनों का संचालन किया गया है, जो कि केवल मेला क्षेत्र से लोगों को आए। और अभी सबसे बड़ी चुनौती मोदी अमावस्या की बात थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहां से इवैक्यूएट हो, यहां से मेला क्षेत्र को छोड़कर अपने गंतव्य की तरफ जाए। देखिए जिस तरीके से लोगों का उत्साह है, एक साक्षी भाव से, श्रद्धा भाव से लोग चले आ रहे हैं। और इसी जन समुद्र की वजह से जो त्रिवेणी के किनारे जनज्वार और जन समुद्र उठा है, वो उसकी ये स्थिति है कि आस्था का ये ज्वार उठा है। वो सारी जो स्थितियां हैं उनके लिए प्रशासनिक तौर से अगर देखिए, व्यवस्थाओं के तौर से देखिए, तो वो कहीं ना कहीं सारी व्यवस्थाएं होने के बाद इतना बड़ा जनसैलाब अगर कहीं किसी शहर में आ जाता है तो आप समझ सकते हैं कि स्थितियां क्या बनती है। अभी भी यही स्थिति बनी हुई है, लेकिन प्रशासनिक तौर पर, परिचालन के तौर पर पूरे मेला क्षेत्र को जो है अभी बना दिया गया है नो व्हीकल जोन। वो आप जब आए थे उसके पहले से उस क्षेत्र को घोषित कर दिया गया था। तो आप देखें कि 5 मिनट के लिए अगर कोई मुखातिब हो रहा है तो लोगों की स्थिति है, आप कैमरा इधर कर लें, तो लोगों का उत्साह जबरदस्त है, आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। लोग साक्षी भाव से, भक्त भाव से सनातन धर्म के इस महापर्व में शिरकत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, सबसे अनुशासित तरीके से लोग आ जा रहे हैं। लोग स्नान करते हैं, सीधे अपने गंतव्य की तरफ जाते हैं, किसी तरीके की कोई असुविधा का इन लोगों को भान नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा जनसैलाब प्रशासनिक व्यवस्था के साथ साथ लोगों के अनुशासन से ही सकुशल संपन्न होगा। 3 फरवरी का जो स्नान पर्व होगा वो निश्चित तौर से करोड़ों की संख्या में एक बार फिर लोग यहाँ पर आएंगे। जया, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जुड़ने के लिए। दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम की लाइव तस्वीरें हम देख रहे थे, निश्चित रूप पर बेहद उत्साहित करती हैं। आस्था के समागम में लगातार करोड़ों रूप में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, वाकई बेहद खूबसूरत। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में आज से श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है। नई व्यवस्था के तहत स्कर्ट, कटे फटे कपड़े और रिवीलिंग ड्रेस पहनकर मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा। मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष आचार्य पवन त्रिपाठी कहते हैं कि ये मंदिर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के सनातनी और गणेश भक्तों की आस्था का एक प्रमुख केंद्र है, लिहाजा उस स्थान की पवित्रता बनी रहनी चाहिए। मंदिर ट्रस्ट ने ये निर्णय मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के सुझावों के आधार पर लिया है। कई भक्तों ने मंदिर में दर्शन करने के दौरान कुछ श्रद्धालुओं के पहनावे को लेकर चिंता व्यक्त की थी, जिनके कपड़े शालीन नहीं होते। इस पर विचार करते हुए सिद्धि विनायक ट्रस्ट ने निर्णय लिया कि दर्शन के लिए आने वालों को शालीन कपड़े पहनने होंगे। ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, ये एक धार्मिक और आस्था से जुड़ा विषय है। चंडीगढ़ में मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होने जा रहा है। सेक्टर 17 स्थित नगर निगम दफ्तर के असेंबली हॉल में सुबह 11 बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। पिछली बार मेयर चुनाव में हुई गड़बड़ी को देखते हुए मौजूदा मेयर कुलदीप कुमार ने चुनाव बैलेट पेपर की बजाय पार्षदों का हाथ उठवाकर करवाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्वतंत्र पर्यवेक्षक की निगरानी में चुनाव होने जा रहा है और इसकी वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी।
तो चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव। आज पूरा देश महात्मा गांधी को उनकी 77वीं पुण्यतिथि पर नमन कर रहा है। इस अवसर पर नई दिल्ली स्थित बापू के समाधि स्थल पर विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई गणमान्य महात्मा गांधी को उनकी 77वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर उन्होंने पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि पूज्य बापू को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। उनके आदर्श हमें विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं। मैं हमारे देश के लिए शहीद हुए सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनकी सेवा और बलिदान को याद करता हूं। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। दीदी, हर महीने 2500 रुपए मिलने की बधाई हो। हर महीने 2500? हाँ, 2500 रुपए। भाजपा सरकार बनते ही दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए और साथ ही 500 रुपए में LPG सिलेंडर की गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं नया सवेरा और अब बारी है अखबारों की सुर्खियों की जानने की। तो दिल्ली से प्रकाशित आज के अखबारों के साथ मेरे साथ जुड़ गई है संध्या। आइए रुक करते हैं संध्या का। संध्या, क्या खास है आज दिल्ली से प्रकाशित समाचार पत्रों में? सुप्रभात जया, अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत करते हैं वक्फ समिति ने जिस बिल को मंजूर किया है उससे जुड़ी हुई खबर के साथ, जिसे आज हिंदुस्तान अखबार ने अपने पहले पेज पर प्रकाशित किया। अन्य अखबारों में भी ये खबर हमें देखने को मिली है। आपको बता दें कि वक्फ समिति ने बिल को मंजूर करते हुए लोकसभा अध्यक्ष को आज ये रिपोर्ट सौंपी जा सकेगी और इसके दौरान आगे अब क्या होगा ये भी इस खबर में बताया गया है। यानी कि लोकसभा अध्यक्ष की मंजूरी के बाद बजट सत्र में ये रिपोर्ट पेश की जाएगी। समिति ने संशोधित विधेयक को भी मंजूरी दे दी है और ऐसे में कैबिनेट मंजूरी के बाद दोबारा बिल को पेश किया जाएगा। तो इस खबर को आज पहले पेज पर स्थान मिला है। अगली खबर की अगर बात करें तो जनसत्ता अखबार ने अपने देश पेज पर खबर को लिया है और बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जो जनसभा को संबोधित किया उस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली पाप करने वालों को कभी माफ नहीं करती है। उन्होंने यमुना में जहर पर केजरीवाल पर निशाना साधते हुए ये बात कही। वहीं दूसरी तरफ एक और खबर प्रकाशित है जिसमें केजरीवाल के खिलाफ सोनीपत की अदालत ने अब हरियाणा सरकार की तरफ से कड़ा रुख अपनाते हुए मामला दायर कर दिया गया है। आपको बता दें कि अब अदालत ने केजरीवाल को नोटिस जारी किया है। 17 फरवरी को उनको पेश होने के लिए भी कहा गया है। इस खबर को आज लिया गया है। एक और खबर की बात करते हैं, यह है कनाडा की विदेशी हस्तक्षेप समिति की रिपोर्ट के माध्यम से खबर प्रकाशित है जिसमें कहा गया है कि जस्टिन ट्रूडो ने किस तरह से झूठ बोला और खालिस्तानी आतंकी हरदीप निज्जर की हत्या में भारत का कोई हाथ नहीं। ये कनाडा की विदेशी हस्तक्षेप समिति की रिपोर्ट में सामने आया है। साथ ही साथ कनाडा दे रहा है भारत के आंतरिक मामलों में दखल। ये विदेश मंत्रालय भारत की तरफ से साफ तौर पर कहा गया। और भी क्या कुछ प्रमुख बातें कही गई है इस खबर में समाहित की गई है। एक और खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2024 में कहा गया है कि स्कूली बच्चों में अभी भी गणित का डर बरकरार है। ये रिपोर्ट बताती है जिसे दैनिक जागरण अखबार ने प्रकाशित किया है। लेकिन साथ में ये भी लिखा है कि जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP आई है उसके तहत
पिछले वर्ष आई तीसरी और छठी कक्षाओं की गणित की पाठ्य पुस्तकों को आसान बनाया गया है और ये उम्मीद की जा रही है, यानी कि माना जा रहा है कि इस पहल से आने के बाद से आने वाले दिनों में गणित में बच्चों के प्रदर्शन में सुधार देखने को मिलेगा। चलते चलते आपको बता दें कुंभ नगरी से जुड़ी हुई खबर। जी हां, कुंभ नगरी में एक आश्रम ऐसा है जो लड़ता है गंगा के लिए मुकदमे। आज इस स्टोरी को नवभारत टाइम्स अखबार ने प्रकाशित किया है अपने देश पेज पर और बताया कि आश्रम की तरफ से किस तरह से गंगा मां को बचाने के लिए काम किया जाता है। तमाम अदालतों में केस भी लड़े जाते हैं और बताया है कि कई केस ऐसे हैं जिनका निर्णय होने वाला है। तो अलग अलग क्षेत्रों की बात करें तो आज के अखबारों में इन खबरों को प्रमुखता के साथ हेडलाइन के साथ प्रकाशित किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया संध्या इन सुर्खियों को हमसे साझा करने के लिए। और आइए नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं दुनिया भर से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। गाजा संघर्ष विराम समझौते के तहत आज हमास 3 इजरायली बंधकों और 5 थाई नागरिकों को रिहा करेगा। इजरायली बंधकों के बदले 110 फिलिस्तीनियों को इजरायली जेलों से रिहा करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को दुनिया के सबसे खतरनाक जेल ग्वातानामो बे में रखने की घोषणा की। क्यूबा के राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप की योजना की निंदा की है और इसे क्रूरतापूर्ण कृत्य बताया है। बांग्लादेश में शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी अंतरिम सरकार के खिलाफ 18 फरवरी को सुबह से शाम तक राष्ट्रव्यापी हड़ताल करेगी। नेपाल के स्वास्थ्य एवं जनसंख्या मंत्रालय ने प्रसिद्ध अभिनेत्री व सामाजिक कार्यकर्ता मनीषा कोइराला को राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम एवं HPV टीकाकरण अभियान के लिए सद्भावना राजदूत घोषित किया है। और आइए अब बात कर लेते हैं कारोबार जगत की। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने इथेनॉल की कीमत 3% बढ़ाने का फैसला किया है। अब सरकारी कंपनियां 57.97 रुपए प्रति लीटर की दर पर इथेनॉल खरीदेंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने विभिन्न राज्यों में आपदा के निवारण के लिए लगभग 3028 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 34,000 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को मंजूरी दी। इसका मकसद भारत सरकार और निजी क्षेत्र की कंपनियों को दूसरे देशों में महत्वपूर्ण खनिज संपदा के अधिग्रहण को प्रोत्साहन देना, संसाधन से संपन्न देशों के साथ व्यापार बढ़ाना और भारत में इसका भंडारण करना है। भारतीय रिजर्व बैंक का डिजिटल भुगतान सूचकांक में बढ़ोतरी। आरबीआई के मुताबिक यह आंकड़ा बढ़कर 465 हो गया, जो मार्च 2024 में 445 था। डीपीआई के मुताबिक भुगतान ढांचे में सुधार और डिजिटल लेन देन में बढ़ोतरी से ये इजाफा हुआ है। सेबी ने स्टॉक ब्रोकर्स के लिए बनाए गए निवेशक चार्टर में बदलाव करने का प्रस्ताव दिया। इसका मकसद निवेशकों की सुरक्षा बढ़ाना, वित्तीय जानकारी को आसान बनाना और शिकायत निवारण को अधिक प्रभावी बनाना है। नमो भारत ट्रेन के यात्री NCMC कार्ड का उपयोग कर 10% छूट का लाभ उठा सकते हैं। ये पहल NCRTC ने हाल ही में लॉन्च किए रॉयल्टी पॉइंट प्रोग्राम का विस्तार है। और आइए देखते हैं खबरें खेल जगत से। विराट कोहली आज दिल्ली की तरफ से 12 साल बाद रणजी मैच खेलने जा रहे हैं। रेलवे के खिलाफ होने वाले मैच में विराट कोहली शामिल होंगे। किदाम्बी श्रीकांत ने थाईलैंड मास्टर्स के प्री क्वार्टर फाइनल में किया प्रवेश। राउंड ऑफ 32 में श्रीकांत ने इजराइल के दानिल को 21-13, 21-18 से हराया। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट में प्रतिद्वंदी लियोन ल्यूक मेंडोसा को 9वें दौर में हराकर एकल बढ़त हासिल करने में सफल रहे। गुकेश के अब 6.5 अंक हैं और वे उज्बेकिस्तान के नोदी रेबेक और फेडोसीव में आधा अंक आगे हैं।
लिवरपूल की टीम चैंपियंस लीग की लीग स्टेज में शीर्ष पर रही। हालांकि टीम अपना जीत का 100% रिकॉर्ड कायम नहीं रख सकी और उसे PSV आइंदोवन के खिलाफ 2-3 से हार का सामना करना पड़ा। स्पेन में आयोजित प्री सीजन टेस्टिंग के दौरान लुइस हैमिल्टन की फरारी क्रैश हो गई है। हालांकि 7 बार के फॉर्मूला 1 चैंपियन हैमिल्टन को कोई चोट नहीं आई। आइए नया सवेरा में बात कर लेते हैं मौसम की। उत्तर प्रदेश, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, बिहार, उड़ीसा के अलग अलग हिस्सों में घने कोहरे की स्थिति होने की संभावना है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा या बर्फबारी की संभावना है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के अलग अलग स्थानों पर भी भारी वर्षा की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल में अलग अलग स्थानों पर बिजली गिरने के साथ आंधी आने की संभावना है। और आइए विभिन्न शहरों के तापमान पर डाल लेते हैं एक नजर। और मिजाजी मौसम के बाद नया सवेरा में वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं मनमोहक लोक नृत्य की झलकियों के साथ। भारत का लोक नृत्य जो पूरे विश्व में मशहूर है, आइए आपको छोड़ जाते हैं उसकी कुछ झलकियों के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।